नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की खबर। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। चलिए शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के महबूब नगर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से तेलंगाना के लोगों का फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुरुगल जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नाम ट्राइबल देवियों के नाम पर समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की प्रधानमंत्री ने और ट्राइबल यूनिवर्सिटी का ऐलान भी किया प्रधानमंत्री। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जनता से बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई दावे किए। ऐसे में पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी जरूरत और भावी संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में ये तमाम घोषणाएं की और तेलंगाना के लोगों से अपनी घोषणाओं के बारे में तफसील से बताया। एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में अडानी के मुद्दे पर जैसे ही भाषण दिया, बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। राहुल गांधी अक्सर अडानी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। में मैंने अडानी जी की बात उठाई, भाषण दिया। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अडानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अडानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के नेता इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने में लगे हैं। ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुर्वेद की कीमत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार में पहली बार आयुष मंत्रालय बना। जैसे मुझे बताया कि सेपरेट आयुष मंत्रालय भारत सरकार में पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो कम से कम आयुर्वेदा को थोड़ी सी कीमत आने लगी, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। तो फिर माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद पहली बार आयुष मंत्रालय बनाया। इससे पहले वन ऑफ द डिवीजन इन केंद्र सरकार के जो हेल्थ मिनिस्ट्री रहते थे, एक डिवीजन रहता था, डिपार्टमेंट में नहीं, डिवीजन में कुछ जानता हूँ, सभी जानते हैं क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ लगातार हो रही बयानबाजी पर भी सवाल खड़ा किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई सरकारें आईं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन है, था और हमेशा रहेगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि राम मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया। राम मंदिर के लिए कई युवाओं ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया। कई सरकारें ऐसी भी आई जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का अपवित्र काम भी किया था। आज मोदी जी की क़यादत में भव्य राम मंदिर बन रहा है। जल्द ही राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। राजस्थान में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग से भी इसको लेकर तैयारी जारी। जयपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। उन्होंने ये तमाम बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आपको बता दें कि जल्द राजस्थान में चुनाव है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। हमारा प्रयास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री से अपील करते हैं हम कि हमारी इतनी सारी अच्छी योजनाएं हैं, आप उनका अध्ययन करें। आपको जो योजना अच्छी लगे उसे देश में लागू करें। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप आकर लोगों को भ्रमित करें, झूठे आरोप लगाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें अपनी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई थी उसको लेकर कही। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको समझें, उनकी गहराई में जाएं और फिर जो योजनाएं अच्छी लगे उन पर बात करें। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर झूठे आरोप ना लगाएं, लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें। आपको बता दें कि चुनाव के माहौल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में गहलोत सरकार की जिन योजनाओं को लेकर प्रतिक्रिया का इजहार किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, उन्हीं पर अशोक गहलोत ने तमाम बातें की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अपील है कि झूठे आरोप ना लगाएं। राजस्थान में होने वाले चुनाव इस बार दिलचस्प रहने वाले हैं। मैदान में कई पार्टियां हैं, ऐसे में बीजेपी भी पुरजोर कोशिश करने में जुटी है कि कांग्रेस को राजस्थान से साफ किया जाए। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन से, कांग्रेस की हुकूमत से लोग पूरी तरह से निराश हैं, पूरी तरह से मायूस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीत हासिल करने के बाद वापस आऊंगा बधाई देने। कि हमारे 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ड्यूटी बाहर लग चुकी है और अभी और लगने वाली है। रोज लिस्ट मांग रहे हैं, कल भी मांग रहे थे 50 नेताओं की लिस्ट। अभी जिला संभालने वाले गए हैं, फिर एक विधानसभा संभालने वाले जाएंगे, फिर उसके बाद कई सौ जाएंगे जो 5-5, 4-4 बूथ संभालेंगे। तो ड्यूटी तो बड़ी लगने वाली है। राजस्थान था मैं अभी 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे, राजस्थान बीजेपी चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई और अन्य पार्टी नेता बीजेपी राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। राजस्थान चुनाव को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी की कोर टीम के तमाम नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान में उप प्रभारी बनाए गए कुलदीप बिश्नोई ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां पूरी संजीदगी से राजस्थान चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं और इसी सिलसिले में हर पार्टी के तमाम अहम चेहरों के राजस्थान दौरे करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजस्थान में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है और कोई भी इस मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहता। और आगे बढ़ते हुए बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं
और केंद्र और राज्य सरकार पर भी इसको लेकर अखिलेश लगातार निशाना साधने में लगे हैं। एक बार फिर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हर जगह पीछे हैं। आज हर समाज के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना। आज जो आंकड़े बताते हैं पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के चुनाव से पहले एक तरफ जहां हरियाणा में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन मजबूत करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे। कांग्रेस तो अभी तक जिले पर ही नहीं पहुंच पाई है, तो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है और इसको लेकर अक्सर कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कांग्रेस पर इसे लेकर निशाना साधा। नेटवर्क नीचे तक अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो जिले पर भी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए मैं इन सब बना प्रमुखों को आपके माध्यम से इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो जिले पर भी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए मैं इन सब बना प्रमुखों 2024 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में अब कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और संगठन को मजबूत करने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि हरियाणा में संगठन का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन में निर्माण को लेकर, संगठन के बनाए जाने को लेकर अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रहती है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, संगठन लगातार संगठन विस्तार हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ इस पर प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ही मैं समझता हूँ कि भाई सही जो है बीच बीच में उन्होंने जानकारी वो देते रहे हैं। पहले हमारे पीसीसी डेलीगेट बने, फिर एआईसीसी डेलीगेट बने, तो ये संगठन में विस्तार की हमारी प्रक्रिया है। बनेगा, जल्द बनेगा, बन ही रहा है। संगठन है हमारा, बीजेपी हमारा संगठन। पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट है और इसको लेकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों को टारगेट बनाने का काम करती है, जबकि हरियाणा में पंजाब से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि इस मौसम में आते ही पराली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जमकर हर तरफ से राजनीति की जाती है। हरियाणा का तो ऐसा है कि केजरीवाल जी की जब सरकार दिल्ली में आई तो पंजाब हरियाणा को गालियां देते थे किसानों को। अब पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो अब वो कहते हैं कि किसान नहीं चला रहे, जबकि पंजाब में हमारे से 20 गुना ज़्यादा घटनाएं पराली जलाने की। हम नहीं चाहते दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ धुआं हो, प्रदूषण हो, और हरियाणा का किसान जागरूक है। मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा पराली जलाने। हरियाणा का तो हरियाणा में किसानों को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है। ऐसे में इन दिनों फसल खरीद को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बीजेपी के मंत्री इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसानों को एक दाना खरीदा जाएगा। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया और उन्होंने कहा कि किसानों का दाना दाना उचित मूल्य पर खरीदने के साथ ही उनका हक मारने वालों पर भी शिकंजा कसेगी सरकार। कुरुक्षेत्र मंडियों का जायजा लेने पहुंचे थे राज्य मंत्री संदीप सिंह। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि खरीद नहीं हो रही है वो गलत है। फ्री पेवा जो है उनको निर्देश दे दिए गए हैं और यहाँ पर डीएफएससी के माध्यम से जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ की जो गेट पास हैं उसको अलग अलग 2 जगह पर इन्होंने अलग अलग जगह पर रखा हुआ था पॉइंट्स। अब 2 जगह के साथ साथ 4 पॉइंट इनको मैंने बोल दिए लगाने के लिए एज वेल।
हर साल दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर राजनीति खूब गर्माती है और दिल्ली सरकार इसको लेकर हरियाणा के किसानों को घेरने का काम करती है। ऐसे में इस साल दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल में रहे, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारी कर ली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने इसको लेकर जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, प्रदूषण का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो मौसम में ठंड बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए 15 दिन पहले से सभी तरह की तैयारियों में सरकार जुटी है कि धीरे धीरे 15 तारीख के बाद जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको कम किया जा सके। उसके लिए हॉट स्पॉट का अलग एक्शन प्लान इस साल बनाया गया है, उसको कम किया जाए। पराली को लेकर के जो पोल्यूशन होता है उस समय उसको हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि बीरेंद्र सिंह की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन बीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके संकेत दे दिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीरेंद्र सिंह को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते हैं जो काल्पनिक होते हैं। तो बीरेंद्र सिंह को लेकर हलचल तेज एक बार फिर और बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। उन्होंने पहले इशारा दिया था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। बीरेंद्र सिंह आ सकते हैं कांग्रेस में, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। काल्पनिक प्रश्नों का क्या जवाब दिया जाए? फिर भी आपका आइडिया आते हैं तो स्वागत है। काल्पनिक प्रश्नों का जवाब। बीरेंद्र सिंह आ सकते हैं कांग्रेस में, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। काल्पनिक प्रश्नों का क्या जवाब दिया जाए? फिर भी आपका आइडिया आते हैं तो स्वागत है। काल्पनिक प्रश्न। बीजेपी इन दिनों जनता के बीच जाकर अपने कामों का बखान कर रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्ती में शौचालयों और नालों की हालत 2014 से पहले बहुत खराब थी। 2014 के बाद से सड़कें पक्की कराने का काम, सीवर डलवाने के काम समेत नए शौचालय बनाने के काम हमने किए हैं। तमाम बातें भाजपा नेत्री मीनाक्षी लेखी ने कही और अपनी सरकार के कामों का उन्होंने खूब बखान किया। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता साथ लगे हुए हैं और स्वच्छता हमारे संस्कार का हिस्सा बने, इसका प्रयास है। बस्ती में आके यहाँ पर शौचालय से लेकर सभी काम, बहुत बुरी हालत थी। इस बार चुनाव के दौरान नशे का मुद्दा भी अहम रहने वाला है और उसको लेकर हरियाणा सरकार भी काफी सख्त दिखाई दे रही है। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नशे को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में नशे पर रोकथाम के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी इस काम में शामिल है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। बता दें आपको कि इस चुनाव में नशे के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो सकती है और इसी को लेकर ये बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिया। प्रदेश में वातावरण बना है कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। ड्रग्स को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी जो हमारा तंत्र है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्त कदम भी उठा रहा है। रोजाना एनडीपीएस के जो एक्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। तो एक वातावरण है, उस वातावरण का निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को भी जागरूक किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा सफाई अभियान के तहत वंदे भारत को भी 14 मिनट के अंदर क्लीन करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई। आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता के संकल्प को दोहरा रहे हैं। एज यू ऑल नो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी started the Swachh Bharat Abhiyan. Cleanliness should be part of our life, so we are going to take that pledge again today and make sure that our surroundings, our trains, our railway stations, our cities, they are all kept clean.
I will be traveling with you till Delhi Cant, and we will start a new protocol of 14-minute. उज्जैन में दुष्कर्म के मामले को लेकर राजनीति चरम पर है और कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उजागर कम ही घटनाएं होती हैं। ये प्रदेश का हाल है। तो नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर पूरी तरह से हमलावर है विपक्ष सरकार पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे लेकर सरकार को बुरी तरह से घेरा है। उन्होंने कहा कि ये मामला तो सामने आ गया, लेकिन इस तरह के बहुत से मामले होते रहते हैं। ये तो देखिए पूरे प्रदेश में ऐसी घटना हो रही है, बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, उजागर बहुत सारी कम घटनाएं होती हैं। ये तो रोज हो रही है, ये प्रदेश का हाल है। ये तो देखिए पूरे प्रदेश में ऐसी घटना हो रही है, बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, उजागर बहुत सारी कम घटनाएं होती हैं। ये तो रोज हो रही है, ये प्रदेश का हाल है। चुनाव के दौरान विकास के मुद्दे पर नेताओं की तरफ से वोट मांगा जाता है और इन दिनों भी देश के कई नेता विकास का ढोल बजाने में लगे। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को करीब 80 करोड़ रुपए की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में हमेशा कहा जाता है कि फ्रंट फुट पर ही बैटिंग होनी चाहिए। ग्वालियर के विकास और प्रगति में नए नए स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहें, स्वागत है उनका। भारत सरकार की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया दी जाती रही है कि बीजेपी जवानों के लिए काम कर रही है, लेकिन कर्नल रोहित चौधरी का इसको लेकर कुछ और ही कहना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सेना के ऊपर बहुत भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर खड़े सैनिकों के मान सम्मान पर की गई है। एक नई पॉलिसी आई है, इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी किया गया। ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसी। सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में ये सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी। शिमला के शोघी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शोघी इंडस्ट्रियल एरिया लगातार विकसित हो रहा है। सुनते उन्होंने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश में हर इंडस्ट्रियल एरिया में हम जो है बिजनेस प्रमोशन सेंटर जो है खोलेंगे। हमारे बद्दी बरोटीवाला में है, हमारे ऊना के बाथू में है, मगर जहाँ जहाँ नहीं है हम जो है वो उसको खोलेंगे। हमारी कोशिश है और हमारी प्राथमिकता है कि जो उद्योग है वो अंदरूनी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में आए। विशेष करके जो हमारे जो लोकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ मटेरियल, रॉ मटेरियल निकलता है, वो आए। अभी शोघी में भी यहाँ एक बहुत कुछ कोई 50-55 यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं और एक प्रोसेसिंग प्लांट टोमेटो का भी यहाँ पे कोई 18-20 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि वे हिमाचल में आपदा को लेकर खूब राजनीति हुई और विपक्ष ने इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। वहीं प्रभावितों को 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिया गया है। इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लोगों के हितों के लिए बीजेपी खड़ी नहीं आया है, वो हमारा हक है, वो हमको मिलना ही मिलना था। और 180 करोड़ एक बार आया है, वो हमको जो है बरसात होने से पहले मिलता है। 180 करोड़ जो हमको दिसंबर में मिलना था वो हमको एडवांस में मिला है। और 189 करोड़ जो हमको मिला है
वो पुराना पैसा जो हिमाचल प्रदेश का ऑडिट पैरास की वजह से पिछले कई सालों से रुका हुआ था, वो हमको मिला है। विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पैकेज के रूप में पैसा मिले, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है ऐसे। इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे